स्वागत आपका। चलिए आज जो हम लोग समझने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आम लोग जो है चुनाव में चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। जैसा कि आपको पता होगा कि चुनाव जो लड़ने वाले लोग होते हैं ना, अगर हम बात करें विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, ऐसे बड़े बड़े इलेक्शंस की अगर बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, आम लोग आमतौर पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, उन सारे कहानियों को आज देखेंगे हम लोग कि वो जो आम लोग हैं क्यों बड़े बड़े चुनाव में पार्टिसिपेट, वो तो वोट देते हैं, लेकिन कई बार अगर वो चाहते भी हैं कि हम इलेक्शन लड़ें तो वो लड़ नहीं पाते हैं। इसके पीछे क्या क्या कारण है, उन सारे कारणों को देखने का प्रयास करें। क्या लोकतंत्र हमें इसकी इजाजत देता है या नहीं? तो बोलेंगे बिल्कुल देता है कि कोई भी देश में चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकते, यह भी बातें सही है। क्यों नहीं लड़ सकते हैं, इसके कई सारे फैक्टर काम कर रहे होते हैं, जैसा कि हम इस पर डिस्कस करेंगे आज के डेट में ना। आज हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन सत्य सत्य तो यही है कि आम लोग क्या कर सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। और इसमें से सबसे बड़ा जो कारण निकल के आता है वो है पैसा। आज के डेट में आपको पता होगा जो इलेक्शन कमीशन ने जो यहाँ पे जो लिमिट रखा हुआ है, जो पैसे जो है आप आमतौर पे जो एक विधायक कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, एक जो है एमपीज के रूप में कोई कैंडिडेट कितना पैसा खर्च कर सकता है, वो जो लिमिट है उसको क्रॉस करके कई बार लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं, पोस्टर बनवाते हैं, बैनर चिपकवाते हैं और इस तरीके से इतना ज्यादा जो है प्रचार प्रसार करते हैं। और ऐसे कई सारे एक्टिविटी में क्या करते हैं, खर्च करते हैं, जो कि आम व्यक्ति क्या हो सकता है वहां पे पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास पैसे की कमी होती है। और इसलिए सवाल उठता है कि क्या ये लोकतंत्र जो है कि केवल क्या उन्हीं लोगों से चलेगा जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं क्या वो लोकतंत्र में चुनाव जो है नहीं लड़ सकता है? क्या इस जो है ना लोकतंत्र के जो है इतना बड़ा जो देश है हमारा, इसमें क्या कुछ खास लोगों का ही क्या रहेगा, वर्चस्व बना हुआ रहेगा? सवाल कई सारे हैं, कई सारे सवाल हैं। देखते हैं कि कहां से हमें ये जवाब मिल सकता है, या यहाँ पे कोई संभावनाएं ऐसे है क्या, ऐसी कोई संभावना है भविष्य में जो कि आम लोग भी क्या कर सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं और वो विन भी कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तलाशेंगे कि ऐसी क्या क्या रिपोर्ट दी गई है, ऐसे कई सारे जो कमिटीज बनी है उनके कई सारे रिकमेंडेशन आए हुए हैं, उन सारे पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल हम इस लोकतंत्र में वर्तमान स्थिति अगर देखें तो बड़ा चौंकाने वाला है, जो कि आपको पता है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे क्या क्या कमी है। तो जैसा कि मैंने यहां पे लिखा हुआ, क्यों भारत में आम लोग जो है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पहले तो आपको बता दूं, ये खबर खबर पे मैं आपको थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि खबर दरअसल जो है अमेरिका को लेकर, जो आपको पता होगा नवंबर में क्या है, उनके यहाँ पे चुनाव है। और चुनाव है इसको लेकर जो है यहाँ पे जो द हिंदू जो अखबार है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो द हिंदू के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे न्यूज निकाली गई है, जो कि आप देख सकते हैं, द बार्गेनिंग एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्शंस, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि, और वैसे भी हमारे यहाँ पे तुलना किया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट्स एंड द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया एंड हाउ डज यूएस हैंडल इलेक्शन फाइनेंसिंग एंड what role the super PSEs plays and why the illegal distribution of cash to voter crucial। ये खबर आप देख सकते हैं अक्टूबर 28, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये खबर जो है अक्टूबर 28 2024 की, यानी कि 2 दिन पहले की घटना है। ये द हिंदू ने ये यहाँ पे खबरें निकाली है और यहाँ पे तुलना करके बताया है। जैसा कि आपको पता है कि अनुमान लगाया गया है कि अमेरिका में चुनाव है और वहां पे जो खर्चे बताए जा रहे हैं कि इस बार जो उनके जो खर्चे होने वाले हैं वो लगभग यहाँ पे जो हमारे रुपये में अगर देखें तो 1,36,000 करोड़ जो है वहां पे अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने खर्चे हो सकते हैं इस चुनाव में। अब यहाँ पे चूंकि हमें समझना है भारत को लेकर कि भारत में स्थितियां क्या है, ये तो खबरें निकली है अमेरिका को लेकर कि वहां पे किस तरीके से कंडीशन है और क्या आसार लगाए जा रहे हैं उनको लेकर, लेकिन दरअसल हमें समझना है कि भारत में क्या स्थिति है। हमारे यहाँ पे जो 2024 में, यानी कि इसी बार जब इलेक्शन हुआ यहाँ पे लोकसभा का, तो लोकसभा में क्या स्थिति थी, किस तरीके के खर्चे यहाँ पे किए गए थे, उन सब चीजों को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे देख सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के चुनावी खर्च पे सीमा क्यों नहीं है। इसका मतलब क्या होता है अभी समझेंगे आगे।
आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे कैंडिडेट के ऊपर सीमा लगाया गया कि कोई एक विधायक होगा तो वो कितना खर्च कर सकता है, अगर कोई एमपी है तो वो कितना खर्च कर सकता है, वो इलेक्शन में कितना प्रचार प्रसार के लिए खर्च कर सकता है, ये सब दिया हुआ इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में बताया हुआ। लेकिन यहाँ पे पार्टी, मान लेते हो कोई पार्टी जैसे कि यहाँ पे है ना कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गई, ऐसे कई सारी पार्टियां हैं, तो वो पार्टी कितना खर्च कर सकती है पैसा, उसके बारे में यहाँ पे कोई स्पष्टता नहीं है, जिसको लेकर मेन समस्याएं हैं। और मेन समस्या यही है कि पार्टी दुनिया भर का खर्च करती है अपने इलेक्शन को जीतने के लिए। आपको पता होगा टेलीविजन पे हर जगह पे उनके होर्डिंग्स लगे होते हैं और इसके लिए कोई लिमिट नहीं बांधा गया है, समस्या यहां से उत्पन्न होती है। चलिए और समझते हैं डिटेल में कि क्या क्या यहाँ पे कहानियां जो हमारे बीच निकल के आती है, जो कि अभी सब समझेंगे, डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कहां कहां पे कमियां हैं और किस तरीके से उसको दूर किया जा सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से चुनाव जो है, एक प्रकार से चुनाव क्या लोगों को खरीदने का प्रोसेस ज्यादातर समझ में आता है कई बार। तो यहाँ पे चुनाव खर्च में क्या क्या होता है शामिल, ये सब पहलू अभी हम लोग समझेंगे। देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे देखिए सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, यानी कि इनके द्वारा रिपोर्ट छापा जाता है। तो यहाँ पे वर्ष 2024 का को लेकर जो है ना यहाँ पे रिपोर्ट बनता है सीएमएस का। वो कहता है लोकसभा चुनाव, जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, यहाँ पे देखें लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे लगभग जो खर्चा किया गया 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा था, जो कि माना जा रहा है कि जब से हम इलेक्शन प्रोसेस में आए हैं, यानी कि समझिए जब हमारे यहाँ पे पहली बार आम चुनाव 1951 में जब हुआ था, उसको लेकर वहां से अगर तुलना करें तो लगभग 300 गुना बढ़ चुका है। क्या? तो इलेक्शन के खर्चे बढ़ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं ये रिपोर्ट जो है ना इनके द्वारा बनाया गया। ये जो है आपको ध्यान रहे, ये गैर लाभकारी संगठन है, ये बिना लाभ के लिए काम करता है और साथ ही साथ ये इस तरह का रिपोर्ट जो जारी करता है कि उत्तरदायी सरकार, जो हमारी सरकार हो, वो क्या करे, ठीक से काम करे और साथ ही साथ समतामूलक विकास करे, सबको साथ लेके क्या करे, विकास करे। इसको लेकर ये संगठन यहाँ पे काम करता है। इनके द्वारा ही क्या हुआ है, यहाँ पे पब्लिश किया गया रिपोर्ट। अगर आप देखें तो भारत में जो है ना चुनावी व्यय की क्या स्थिति है, भारत में किस तरीके से चुनावों में खर्चे किए जाते हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे जो बातें लिखी हुई है, इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट मैं आपको समझा दूं स्पष्ट रूप से। यहाँ पे जैसे कहा गया ना, बड़े राज्यों में लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के लिए 95 लाख का यहाँ पे लिमिट दिया गया है और साथ ही साथ 40 लाख रुपए जो है ना, जो विधानसभा के जो यानी कि जो एमएलए होते हैं उनके लिए जो है ना 40 लाख का जो लिमिट दिया गया है। और साथ ही साथ अगर बड़े राज्य हैं इसमें, यानी कि एमपीज के लिए, तो 75 लाख रुपए की यहाँ पे जो है ना लिमिट रखी गई है। और अगर छोटे राज्य हैं कहाँ पे, विधानसभा के लिए, तो उसके लिए जो है ना 28 लाख की सीमा तय की गई है। ये बातें आपको फिर से मैं समझाता हूं। यदि कोई एमपी के रूप में, यदि एमपी का कोई उम्मीदवार है और स्टेट मान लेते हैं बड़ा है, बड़े स्टेट से है, मान लेते हैं कोई एमपी का उम्मीदवार है और बड़ी स्टेट से खड़ा हुआ है। अब बड़े स्टेट से खड़ा हुआ तो उसके लिए 95 लाख रुपए का क्या किया गया है, यहाँ पे लिमिट दिया गया कि भैया का 95 लाख रुपया क्या कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। 95 लाख रुपया आप क्या कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। ये बातें यहाँ पे स्पष्ट करता है। ठीक है, ध्यान रहे, बड़े राज्यों के लिए। लेकिन अगर कोई एमपी के रूप में कोई कैंडिडेट खड़ा है और स्टेट अगर छोटा है, अगर छोटा स्टेट है, तो छोटे स्टेट के लिए जो ना 75 लाख की सीमा दी गई है। कितनी? तो 75 लाख वो क्या कर सकता है, खर्च यहाँ पे कर सकता है। ये एमपी को लेकर है, सांसद के रूप में है। ये सांसद के खर्चे को दिखाया गया है कि ये सांसद इतना खर्चा कर सकता है यदि कोई बड़े स्टेट से है या कोई छोटे स्टेट से है। ठीक है, अब विधायक जो होते हैं हमारे, तो विधायक यानी कि एमएलए जो होते हैं, इनके लिए क्या किया गया है, अगर राज्य छोटा हो तो छोटे राज्य के लिए 28 लाख रुपए खर्च कर सकता है वो, 28 लाख। और यदि एमएलए के रूप में ही अगर राज्य बड़ा हो, अगर राज्य क्या हो, बड़ा हो, तो यहां पे क्या कर सकता है, वो टोटल खर्च जो कर सकता है वो 40 लाख यहां पे खर्च कर सकता है। ये बातें यहां पे दी गई है। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे क्या बातें यहां पे करता है। ये लिमिट कौन देता है, तो इलेक्शन कमीशन, ये जो हमारे यहाँ पे होता है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उनके द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ पे, ये जो लिमिट दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे कि क्या बातें यहाँ पे है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे एक बात है बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है
कि राजनीतिक दलों का व्यय जो है इसको लेकर जो है यहाँ पे कोई सीमा लगाई नहीं गई है। मेन समस्या इसी बात को लेकर है कि जो राजनीतिक जो दल हैं, जो हमारे यहाँ पे राजनीतिक दल हैं, उसको लेकर कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं। वो कितना लाख कितना करोड़ खर्चा करेगा कोई लिमिट नहीं है। और यहीं से होता है चालू भ्रष्टाचार, यहीं से लोकतंत्र हमारा कमजोर पड़ता चला जाता है। क्योंकि यहां पे आपको पता है, वैसे भी ये जो लिमिट दिए गए हैं ना, इससे ज्यादा लोग खर्च करते हैं, सबको पता है। इससे कई गुना ज्यादा खर्च करते हैं ताकि वो क्या करें, वोट को जहां से जितना ज्यादा खरीद सके वो खरीदने का कोशिश करते हैं पैसे से। और इससे जो आम लोग होते हैं, जो आम लोग जो चुनाव में खड़े होते हैं, उनको लेकर जो है बड़ी दिक्कतें आती हैं। उनको क्या होता है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लोगों के बीच तक पहुंच नहीं पाता, ना वो ऐड कर पाता है अपने को लेकर, और ना ही ठीक से क्या करता है, अपना प्रचार कर पाता है। इसीलिए क्या होता है, जो कैपेबल भी जो है कैंडिडेट है ना, मान लेते हैं जो कैंडिडेट सही भी है, वो भी कैंडिडेट कई बार जीत नहीं पाता है, और वे लोग जीत जाते हैं जो इनके पास पैसे ज्यादा होते हैं। तो मेन समस्या अगर आप देखें तो वैसे लोग यहाँ पे क्या होते हैं, तो कोई भी चाहे विधानमंडल हो, चाहे यहाँ पे संसद हो गया, तो वहां पे ज्यादा लोग कौन जाएंगे, वे लोग जिनके पास पैसे हैं। और वही लोग क्या करते हैं, स्थितियां को खराब कर देते हैं फिर। तो मेन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जिनके पास पैसे हैं उन्हीं का बोलबाला है। अगर पैसे आपके पास नहीं है तो कल्पना भी मत करो, क्योंकि बड़े बड़े बैनर लगाने हैं, पोस्टर लगाने हैं, कई सारे लोगों को बांटे जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं, ये आए दिन आप खबरें सुनते रहते हैं। और ये वही लोग करते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो आमतौर पे क्या होता है, जीत नहीं पाता है। बताया ना, जैसा कि वो कैंडिडेट भले ही कितना भी ज्यादा सक्षम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाता है। वो विकास कर सकता था, वो उस एरिया का, अपने क्षेत्र का विकास कर सकता था, लेकिन विकास नहीं कर पाता है। इसके पीछे का कारण है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। समझ गए? तो यही है, और इसको दूर करना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ पे ये मोनोपोली जो है ना, बड़े लोगों की, जो खास तौर से जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनकी यहाँ पे स्थितियां लगातार मजबूत होती चली जाती है, और जो गरीब लोग या वंचित लोग हैं यहाँ से दूर होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में भारत में एक वोट की कीमत लगभग 1400 मानी गई, और कुल व्यय 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो अपने आप में क्या है, बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि आए दिन क्या हो रहा है ना, यहाँ पे पैसे जो लगातार यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, ये एक आप समझेंगे तो बहुत ही यहाँ पे समझ सकते हैं, 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि अपने आप में एक चिंता की बात है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि यहाँ पे कुछ हमारे लिए ऐसा, मैंने आपको बताया ना कि कई सारे रिकमेंडेशन आए हुए हैं, बावजूद इसके अभी जो है उसको ठीक से अप्लाई नहीं किया गया है। और देखिए आगे क्या होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान में स्थिति यही है कि यहाँ पे आम लोग क्यों नहीं चुनाव में पार्टिसिपेट कर पाते, इसके पीछे का आपको कारण आपको समझ आ रहा है, क्योंकि वो यहाँ से पैसों के मामले में क्या होते हैं, वो पिछड़ता हुआ यहाँ पे दिखते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो भारत में ये जो चुनाव प्रोसेस होता है ना, ये जो भारत में जो चुनाव होता है ना, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो आपको पता होगा कैसे, किस प्रकार से इसको कंट्रोल किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे आरपीए एक्ट है एक, यहाँ पे देखेंगे तो लोक प्रतिनिधित्व एक्ट जो है 1951 का जो है ये कानून है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, अगर देखेंगे तो इसकी धारा 77 के अनुसार उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से लेकर चुनाव के दिनों तक अपने अभियान के संबंध में सभी खर्चों का विस्तृत सटीक लेखा यहाँ पे रखना होता है। धारा 78 कहता है प्रत्येक उम्मीदवार को परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर, परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर अपना सारा लेखा जोखा क्या करना है, चुनाव निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना जरूरी है। ये बातें वो प्रयास करता है। तो कंपनी अधिनियम 2013, जो कंपनी एक्ट 2013 है, इसमें क्या बातें कही गई है, इसमें कहता है कि जो यहाँ पे कंपनियां जो बनती है ना, कोई भी कंपनी बनेगी तो इसके तहत यहाँ पे रजिस्टर्ड की जाती है। इससे पहले का अधिनियम जो है 1956 का जो था, उसके बाद ये अधिनियम को इंट्रोड्यूस किया गया, उसी में मॉडिफाई करके अब इसको हम लोग कंपनी अधिनियम 2013 कहते हैं। कोई भी कंपनी बनती है या कोई भी ऐसा हम लोग फॉर्म बनाते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ से परमिशन लेना पड़ता है, इनके सारे रिक्वायरमेंट्स को क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है, जो कि इसी को लेकर ये कंपनी एक्ट बना हुआ है। इसके अनुसार क्या होता है, कम से कम 3 वर्ष तक, कम से कम 3 वर्षों तक जो चलन में है, और वो गैर लाभकारी होना चाहिए या गैर सरकारी होना चाहिए, सरकारी नहीं होना चाहिए, गैर सरकारी होना चाहिए, पिछले 3 साल से चल रहा हो। ऐसे संगठन जो अपने औसत का जितना कमाई हुआ है ना उनका,
उनके कमाई का क्या कर सकता है, वो 7.5% क्या कर सकता है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। ये सुने हैं ना, जो पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेट करते हैं ना लोग, चंदा देते हैं ना, इसमें तो कई सारे घपले हुए, आपको पता ही चल रहा है। अभी रिसेंट में जो ना कई सारे खबरें इसको लेकर आई हुई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो है ना कई सारे खबरें आई है, आपको तो पता ही होगा। उससे उसको उस चीज को लेकर हर कोई आज के डेट में तो जानता ही है, उस चीज से अवगत है। तो आपको पता है कि किस तरीके से दिक्कतें वहां उसके भीतर भी दिखती है, कि चंदे देकर किस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग और पॉलिटिकल लोग किस तरीके से मिलके आम लोगों के हक को क्या करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं। वो दुनिया भर का चंदा ले लेते हैं, किससे, तो किसी कंपनी से ले लेते हैं, किसी बड़े जो ना जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे पैसा ले लेते हैं, और बाद में क्या करते हैं, उसके बाद क्या होता है, जब वो सरकार में आ जाते हैं तो वो उनके लिए काम करने लग जाते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो आम लोग के जो मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं, और इसी को लेकर दिक्कतें आती हैं। विदेशी अंशदान, यानी कि एक हमारे पास कानून है विदेशी अंशदान अधिनियम, FCRA जिसको एक्ट बोलते हैं, 2010 का कानून है। इसके तहत कोई भी भारत में राजनीतिक दल होगा या उम्मीदवार होगा, चुनावी संबंध संस्थाओं को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंध है। ये कोई अंशदान नहीं ले सकता है, कोई विदेशी लोगों से क्या कर सकता है, पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता है, जिसमें से चाहे धन हो, उपहार हो, दान हो, या इस तरीके को जो है ना यहाँ पे रखा जाता है, इसको विदेशी स्रोत में यहाँ पे गिना जाता है। तो हम ये क्या कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये FCRA एक्ट यहाँ पे खास तौर से इसको मना करता है। आप ये बातें समझ रहे होंगे। भारत में चुनाव व्यय से संबंधित यहाँ पे चुनौतियां क्या है, अगर चुनौतियां देखें तो विनियमन का अभाव, यहाँ पे क्या होता है, ठीक से रेगुलेट नहीं हो पाता है। सबसे पहले देखें, अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा, ब्राजील सहित 65 देश ऐसे हैं। इसके विपरीत जो है ना, भारत में के दौरान चुनाव राजनीतिक दलों के खर्चे पे सीमा नहीं है। इसका मतलब क्या समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 65 देशों के विपरीत भारत में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के खर्च पे कोई सीमा नहीं। जैसे कि मैंने बताया, ये तमाम तरह के देश है जहां पे क्या करते हैं, राजनीतिक दलों पे खर्चों को यहाँ पे लिमिट लगाया है। खर्चे कितने होंगे राजनीतिक दल पे, वो यहाँ पे लिमिट दिया गया है। लेकिन हमारे देश में क्या है, यहाँ पे लिमिट राजनीतिक दलों के लिए नहीं है, MPs के लिए है, यानी कि सांसद का कोई कैंडिडेट होगा तो उसके लिए है, विधायक का कोई कैंडिडेट होगा तो उसके लिए है, लेकिन यहाँ पे पार्टीज के लिए नहीं है। और मेन समस्या यहां से निकल के आता है मीडिया विज्ञापन। आपको पता होगा किस तरीके से लोग क्या करते हैं, मीडिया विज्ञापन में दुनिया भर का पैसा खर्च करते हैं, ताकि हर जगह उन्हीं की पार्टी का, उन्हीं के बारे में चर्चा होता रहे, जो कि आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटे जो है कैंडिडेट होते हैं, वो यहाँ पे ग्राउंड में तो रहते ही नहीं है, वो पहले ही गायब हो जाते हैं, क्योंकि कोई उनका प्रचार हुआ नहीं। और ऐसी स्थिति में वो देश के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाते हैं। क्यों? उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ये सारी बातें जो आज के डेट में डिजिटल जो है, जो लगातार जो है यहाँ पे चीजें जो आ गई है, इसको लेकर भी क्या करते हैं, वो फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इन सब के माध्यम से क्या करते हैं, इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि हर जगह पे उन्हीं की चर्चा होने लग जाती है। और इस तरीके से तमाम तरह के यहाँ पे रीजन देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे क्या करता है, लोगों जो जिनके पास पैसे हैं वो तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो आगे नहीं निकल पाते हैं। ये तमाम तरह के रीजन है। आप देखेंगे अगर तो ये है, देखिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो ये इलेक्शन जो चुनाव करवाता है, आपको पता है इलेक्शन कमीशन जो करवाता है किसका, अगर हम बात करें ECI बोलते हैं उसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, अगर हम देखें तो ये क्या करता है, यहाँ पे देश में चुनाव करवाता है, लोकसभा हो गया या विधानसभा की चुनाव यही करवाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अगर देखें तो ये एक स्वायत्त संगठन है। ये एक ऐसा संगठन है जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है, वो अपने तरीके से चुनाव करवा सकता है, जो कि हमारे आर्टिकल देख सकते हैं यहाँ पे 324 से लेकर 329 तक लिखा हुआ है। इनके अधिकार को यहाँ पे दिया गया है। अपने आप में आप समझिए, इलेक्शन कमीशन जो है एक जो है आप यहाँ पे स्वतंत्र बॉडी है, वो उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं दिखता तो है ही, आपको भी पता होगा, हम सब जानते हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को यही करवाते हैं। ठीक है, जितने सारे चुनाव होते हैं यही करवाते हैं। स्थापना उनका जो है ना 25 जनवरी 1950 में हुआ था, जो कि उस दिन हम लोग मतदाता दिवस के रूप में भी जानते हैं। तो कई सारे लोग यहाँ पे देखिए, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 आयुक्त होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा इनका नियुक्त किया जाता है। इनको कार्यकाल 6 साल या 65 साल। इसका क्या मतलब होता है कि 6 साल तक मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है, 6 साल तक कर सकते हैं, 6 साल तक लिमिट होती है, 6 साल तक लिमिट होती है, और साथ ही साथ 65 साल अंतिम साल, यानी कि 65 साल की आयु तक ही क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे रह सकते हैं पद में, उसके ज्यादा नहीं। इसका क्या मतलब होता है, अगर मान लेते हैं व्यक्ति यहाँ पे 6 साल का कार्यकाल, यहाँ पे आप देख रहे हैं इनकी कार्यकाल 6 साल की है, लेकिन
और 65 साल इसका क्या मतलब हुआ, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति 62 साल की उम्र में जो है 62 साल की उम्र में यहाँ पे कोई बनता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो कितने साल तक और रह सकता है, तो 3 ही साल तक रह सकता है। भले ही 6 साल का लिमिट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 65 साल का आंकड़ा क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये बातें यहाँ पे स्पष्ट की जाती है। तो ये तमाम तरह की बातें आप देख सकते हैं। इनकी भूमिका क्या होती है, चुनाव करवाने का इनकी जिम्मेदारी, पूरी मतदाता सूची वगैरह जो तैयार करते हैं ना, तो मतदाता सूची वगैरह जो तैयार करते हैं ना, उनका जो है ना पुनरीक्षण करना होता है, चुनाव कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना होता है, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना होता है, उनको जो है ना क्या जो आमतौर पे जो लोग करवाते हैं ना, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, ये सारा पंजीकृत करवाना, ये सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का जारी करना, आचार संहिता को जो जारी करते हैं वो यही होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो इतनी बड़ी इनकी जिम्मेदारी होती है। इन्होंने कहा है कि उच्चतम जो है ना सीमा 2000 इलेक्शन में, यानी कि चुनाव में व्यय को लेकर सुधार आवश्यक है। इनका कहना है कि भैया चुनाव को लेकर जिस तरीके से अभी लगातार जो दिक्कतें हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। उनका जो है ना रिपोर्ट आया था 2016 में, इनका कहना है कि राजनीतिक दलों के लिए व्यय की सीमा निर्धारित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होता है तब यहाँ पे दिक्कतें और भी बढ़ सकता है, जो कि आप समझ सकते हैं। इनका भी कहना है ऐसे तमाम तरह के जो है रिकमेंडेशन आए थे। जैसे अगर देखे थे इंद्रजीत गुप्त समिति जो है 1998 और विधि आयोग की रिपोर्ट 1999 में, यहाँ पे बातें ये कह चुके हैं कि भैया अब जो है ना चुनाव में क्या है, सुधार की आवश्यकता है। इनका कहना है कि सिफारिश की गई इनके द्वारा, और कहते हैं जिसके तहत सरकार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और द्वारा नामित प्रत्याशियों के लिए चुनाव का व्यय आंशिक रूप से वित्त पोषण करने की अनुशंसा दी है। यानी कि इनका भी कहना है कि भैया देखो, जो गरीब लोग हैं, जैसे मान लेते हैं जो पार्टी जिनके पास पैसे नहीं है, या फिर वैसे लोग जिनके पास पैसे नहीं है, वैसी पार्टी जो कमजोर है, उनको राज्य के द्वारा भी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा सहायता मिलना चाहिए, ताकि वो ठीक से क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। तो इस तरीके से तमाम तरह की बातें की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारी रिपोर्ट आप देख सकते हैं, पार्टी वित्तीय सहायता आपको मिलना चाहिए, और इसमें जो है ना इनसे उन कमियों का निवारण किया जा सकेगा जिसके प्रयोग में राजनीतिक दल जो है ना व्यय संबंधी नियमों में बचते हुए अपना व्यय असीमित करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या ना, राजनीतिक दलों के लिए सीमा नहीं है ना, तो सीमा नहीं है, जब लिमिट नहीं दिया गया है तो वो क्या करते हैं, असीमित पैसे खर्च करते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिनके बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए, तो व्यापक चुनावी निगरानी होनी चाहिए। चुनाव निगरानी हेतु एक जो स्वतंत्र निकाय होना चाहिए, जो क्या करे, चुनावी निगरानी पे, मतलब चुनाव को लेकर ठीक से वो निगरानी करे, की स्थापना करने का। और इस तरीके से क्या हो, ताकि यहाँ पे ठीक से जवाबदेही को ठीक से सुनिश्चित किया जा सके। देखें तो चुनाव में मेन समस्या जो आपको यहाँ पे समझ में आता है, इसमें ये निकल के आता है कि जो राजनीतिक दलों पे जो लिमिट नहीं लगाया गया है, राजनीतिक दलों पे जो लिमिट नहीं लगाया गया है, उस पे लिमिट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कई सारे मतलब करोड़ों रुपए पैसे खर्च कर देते हैं, जिसमें से क्या होता है, जो आम लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते, ग्राउंड में आने से पहले ही वो पिछड़ जाते हैं। इसीलिए अगर हम चाहते हैं इस लोकतंत्र को ठीक से बनाए रखना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं कि भैया यहाँ पे बहुत जल्द जो है ना पार्टी लिमिट लगाना बहुत जरूरी है, उनके खर्चों पे लिमिट लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्थितियां खराब हो सकती है। इसलिए अगर हमारे देश में जो आम लोग भी क्या हो सकते हैं, राजनीति में क्या हो सकते हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं और वो अपना योगदान दे सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कई बार कहा है कि यहाँ पे केवल उन लोगों का वर्चस्व बना हुआ है सालों से जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे कुछ खास लोग पूरे देश को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि एक जो है मोनार्की सिस्टम जैसी चीजें यहाँ पे समझ आती है, जो कि हम जो है एक आजाद देश में अगर खुल के इलेक्शन भी नहीं लड़ पा रहे हैं और जो हम हमारे लिए व्यवस्थाएं भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर कहते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र हो गया, लोकतंत्र होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि कुछ पर्टिकुलर लोग ही यहाँ पे क्या करें, पार्टिसिपेट करें। नहीं, हमारे देश लोकतंत्र तभी माना जाएगा ठीक रूप से जब यहाँ पे सारे लोग ठीक से यहाँ पे योगदान दे पा रहे होंगे, और कुछ लोग अगर केवल और केवल अगर पैसे की वजह से पीछे हो रहे हैं, तो इसमें जो है इन सिस्टम को ठीक करने की जिम्मेदारी हम सब की है, हमारे इलेक्शन कमीशन की है, या देश में जितने सारे जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे लोग जितने सारे मेंबर हैं, उन सब की भूमिका अहम हो जाती है ऐसी स्थिति में। और अगर ये सारे लोग मिलके अगर यहाँ पे अपना योगदान देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र एक बेहतर लोकतंत्र के रूप में हमारे यहाँ पे सामने आ सकता है, जो कि अपने आप में हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए एक गौरवमय स्थिति बन सकती है।
तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में ये सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी, किस तरीके से यहाँ पे पैसे का खेल चलता रहता है और अगर हमें इसको दूर करना है, अगर हम चाहते हैं सच में एक बेहतर डेमोक्रेसी बनाना, तो ऐसी स्थिति में हमें इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा देश और भी बेहतर और भी खूबसूरत बन पाएगा। चलिए आप जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।